ठीक है, अपन अपना कल मेंस का टेस्ट था, ठीक है। जैसे अपन ने कॉपियाँ देखी तो कुछ में ये सब प्रॉब्लम रहती है कि लैंग्वेज सेट कैसे करनी है, क्या लिखना है ज़रा। तो जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, मान लो मेंस अपन दे रहे, तो आप जैसे जमानत पे क्वेश्चन पूछा है कि जमानत की परिभाषा बताओ, ठीक है। तो जमानत की परिभाषा ये जमानत लिख दिया, उसके बाद में एरो बनाना है या सीधा ही आप लिख सकते हो। फिर धारा लिखनी है यहाँ पे कि धारा 2 के सब सेक्शन 1 के खंड ख में इसकी परिभाषा दे रखी है जमानत। फिर आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। ये लिखना ही है आपको धारा, ये 100% लिखना ही है आपको। जैसे आपका आंसर सही और अट्रैक्टिव लगेगा, सामने वाले को यहाँ से ही पता चल जाएगा कि बंदे को आ तो रहा है, अंदर का की पॉइंट भी उसको पता है कि कहाँ क्या चीज दे रखी है। फिर मान लो अगर आप लिख रहे हो यहाँ पे, आप एग्जाम का प्रेशर है, टेस्ट का प्रेशर है, हड़बड़ी में आप लिख रहे हो, तो क्या करना है, मान लो ये अपन भूल गए, ये चीज भूल गए, तो ये जैसे मान लो ये डेफिनेशन स्टार्ट हो गई, यहाँ डेफिनेशन खत्म हो रही है, तो खत्म जहाँ हो रही है ना, उसके नीचे भी आप ये धारा मेंशन कर सकते हो, धारा 2 ऐसे आप मेंशन कर सकते हो। अगर ऐसे आप मेंशन करते हो तो मान लो अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो आपको 2, 2.5, कभी कभार अगर अच्छा हो कॉपी चेक करने वाला तो 3 में से 3, अगर आपकी अंदर की लैंग्वेज सही है पूरी और ये भी लिखा हुआ है, तो 3 में से 3, 2.5 और 2 नंबर मिलने की संभावना रहती है। 2 से कम नहीं मिलेंगे आपको, अगर आपकी ये लैंग्वेज सही है और धारा सही है और कोई काट छाट नहीं है। मान लो अगर ये आप धारा नहीं लिखते, अंदर की लैंग्वेज सही लिख रहे हो, सब सही है, फिर आपकी 1/2 मैक्सिमम 2 ये नंबर मिलने की संभावना रहती है। इस एक से इतना फर्क पड़ जाता है, और यहाँ तो आधे नंबर का भी अगर फर्क पड़ रहा है ना, तो भी आप दौड़ से बाहर हो जाते हो। पॉइंटों का फर्क रहता है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि किसी भी आंसर में धारा मिस नहीं करनी है, धारा लिखनी है। समझ आई बात? हाँ, अगर यहाँ अपन भूल जा रहे हैं ना धारा लिखना, मान लो अपन आंसर स्टार्ट कर दिया तो धारा लिखना भूल रहे, तो यहाँ नीचे लिखना है धारा, ठीक है। आपको मैं मेरी मेंस की कॉपी दूंगा, तो आप जाके खुद उसको एनालाइज करना, पढ़ना उसको कि कैसे लिखा जाता है, लैंग्वेज कैसे सेट होती है, लॉ की लैंग्वेज को सेट करना सीखना है। साधारण भाषा अपने को नहीं लिखनी है, साधारण भाषा अपने को कतई नंबर नहीं दिलाएगी, अपने को नंबर दिलाएगी लॉ की भाषा। और ये धारा वगैरह ऐसे मेंशन करेंगे, तो अगर कोई इसमें केस लो आ रहा है, मतलब कोई बड़ा क्वेश्चन है, केस आ रहा है, तो 1-2 केस मेंशन करेंगे अपन कि इस केस में भी ये कहा गया है। ये चीजें जो अपन जो आंसर लिख रहे हैं, मान लो कि सेक्शन से नहीं है, कोई आपको प्रॉब्लमेटिक तरीके से क्वेश्चन दे दिया, तो उसमें अगर केस लिखेंगे कि भाई मैं ही नहीं कह रहा ये चीज, ये माननीय न्यायालय ने भी इस केस में कही है, तो और ज्यादा आपको नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। तो अपने को तो एक एक पॉइंट कड़ी कड़ी, अभी टाइम है काफी, सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल का समय दिया है, इतना 3 साल का, उसमें यही सुधार करना है अपने को। जो जो अपनी कमजोरियां रहती है, चाहे आंसर राइटिंग में कमजोरियां रह रही है या अब ऐसे में कमजोरियां रह रही है, लॉ की लैंग्वेज याद करने में कमजोरियां रह रही है, तो सब अपने को 3 साल में वही सीखना है, ठीक है। जो कल टेस्ट दिया उसमें थोड़ी लैंग्वेज सेट नहीं बैठी, अगले मेंस के टेस्ट जब लेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना, कॉपी ले जाना, देखना, ठीक है। तो उससे क्या है कि अपन धीरे धीरे ग्रोथ होगी। एक और कॉपी बताओ तो इनकी, आपकी कॉपी कल टेस्ट होगी, राइटिंग सही बता रहा दे दीजिए। आपने कैसी लैंग्वेज से राइटिंग सही बना रही, कहाँ पे? राइटिंग सही बनना थोड़ी। अरे कोई नहीं, राइटिंग मेरे को समझ में आ जाए इतनी काफी है, मोटी थोड़ी बोलना। प्रक्रिया तो विधि की शाखा का भाग है, क्योंकि इनकी लैंग्वेज सही है, राइटिंग तो ठीक है, थोड़ी बहुत सही हो जाएगी, रफ कॉपी है,
इनकी लैंग्वेज लॉक ही सही है, देव सिंह जी की लैंग्वेज सही है। जैसे ये देखो, जैसे अपने BNSS में लिखी हुई है ना, ऐसी डेफिनेशन दे रखी है इसी क्रम में, तो इन्होंने भी ऐसे ही लिखा है। इससे जब आपका जब जो एग्जामिनर होगा, जो कॉपी चेक करेगा ना, आपकी इमेज बन जाएगी, इसको पूरा बैरक इसके माइंड में छपा हुआ है कि बैरक में कैसा लिखा हुआ है। तो ये इन्होंने सही लिखा पूरा। तो देखो, जैसे अपन BNSS लिखते हैं ना, उसमें फर्स्ट सेकंड पॉइंट भी बनाया हुआ है। ऐसे ऐसे आप आंसर लिखोगे तो अच्छे नंबर आएंगे। इनकी लैंग्वेज ठीक है, इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे और सही हो जाएगी बेटर, पर ठीक है। इन्होंने क्या मेंस के टेस्ट लिखे हुए, इसलिए इनकी लैंग्वेज बेस्ट है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी ना मेंस के टेस्ट की, उतनी ज़्यादा अपने काम आएगी। तो आपको तो ये जितनी अपन ने कॉपी देखी है, चेक की है, ये सब अपनी मेरी मेंस की कॉपी देख लेना। उससे अगला टेस्ट आएगा, उसमें अभी जो गलतियाँ हुई है ना, अभी मान लो 50% अपन ने सही किया, 50% गलतियाँ है, तो अगली बार 75% सही होना चाहिए, 25% गलतियाँ होनी चाहिए। अभी 7 दिन का टाइम है अगले टेस्ट में मेंस का, तो वो बेस्ट आंसर देना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना आप इस बात का। ठीक है, तो आप कॉपी ले जाना, देख लेना आप। अपन अब पढ़ने की तरफ बढ़ेंगे। अपन ने BNSS में कल डिस्कशन किया था, सेशन न्यायालय बना दिया था अपन ने, जो BNSS में सेक्शन 8 में है और CRPC में सेक्शन 9 में है। ठीक, और उससे पहले अपन ने पढ़ा था सेक्शन 8 CRPC का, सेक्शन 8 CRPC का पढ़ा था, उसके जो BNSS में नहीं दे रखा। ठीक है, और उसके बाद में अपन ने सेक्शन 8 BNSS डिस्कशन किया था, जो CRPC में सेक्शन 9 में दे रखा था। ठीक है, तो सेक्शन 8 क्या है CRPC का, मोटा मोटा कोई बता सकता है? महानगर क्षेत्र। कौन महानगर क्षेत्र बनाता है? कितनी जनसंख्या होनी चाहिए महानगर क्षेत्र की? जनसंख्या 10 लाख से अधिक होनी चाहिए। राज्य सरकार द्वारा घोषित महानगर क्षेत्र बनाया जाता है। अगर 10 लाख जनसंख्या मान लो महानगर क्षेत्र बन गया, ठीक है, जनसंख्या 10 लाख से कम हो गई बाद में, कोरोना या किसी भी और रीजन से कम हो गई, तो फिर उसको कम हो गई तो भी उसको महानगर क्षेत्र के द्वारा माना जाएगा। महानगर क्षेत्र तो हटा दिया जाएगा उसको। लेकिन अगर किसी न्यायालय में केस चल रहा है ना, महानगर क्षेत्रीय न्यायालय, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, तो ऐसा माना जाएगा कि वो अभी भी महानगर क्षेत्र है, वो उस कोर्ट के लिए महानगर क्षेत्र हट जाएगा, लेकिन उस कोर्ट के लिए उसमें ये माना जाएगा कि अभी भी वो महानगर क्षेत्र बना हुआ है। वो मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट होगा उसकी अधिकारिता रहेगी सुनवाई करने की, अभी भी उसके ऊपर। लेकिन नए केसेस आएंगे वो नए हिसाब से सुने जाएंगे। ठीक है, और इससे आगे सेशन न्यायालय, सेशन न्यायालय धारा 8 में है, BNSS की धारा 8 में प्रत्येक राज्य में एक सेशन खंड होगा, और सेशन खंड के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायाधीश नियुक्त करेंगे। सेशन न्यायालय कौन, सेशन न्यायालय की स्थापना कौन करेगा, किसके पास द्वारा की जाएगी? सर, इसमें उच्च न्यायालय का परामर्श है। हाँ, उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी, और प्रत्येक सेशन न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होगा। अच्छा, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? न्यायाधीश की पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय करेगा। अच्छा, उच्च न्यायालय नियुक्त करेगा। मान लो कोई पीठासीन अधिकारी बीमार है, किसी असमर्थता के कारण अवेलेबल नहीं है, तो उसका सेशन न्यायालय के कार्यभार को अपर सेशन न्यायाधीश संभाल सकता है। और मान लो अपर सेशन न्यायाधीश किसी दिन नहीं है, तो सेशन न्यायाधीश अपर सेशन न्यायाधीश का कार्यभार संभाल सकता है। सेशन न्यायालय के न्यायाधीश को अपर सेशन न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ये किसके पास सकती है? ये उच्च न्यायालय के पास निर्देशों के अनुसार। बिल्कुल सही बात है। आप सेक्शन 8 CRPC और सेक्शन 8 BNSS, सेक्शन 9 CRPC, ये बताओ आप, दोनों ही बताओ। सेक्शन 8 CRPC महानगर क्षेत्र, राज्य सरकार के पास ये शक्ति है कि जिस नगर की जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक है,
वह उसे महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है अगर किसी कारणवश उस महानगर की जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक थी, परंतु बाद में घटकर कम हो जाती है 10 लाख से, तो राज्य सरकार वो महानगर क्षेत्र नहीं रहेगा, परंतु उसमें लंबित कोई मामले वैसे ही यथावत रहेंगे जैसे वह महानगर क्षेत्र में ही दायर किए गए थे। ठीक है। सेक्शन 8 BNSS सेशन न्यायालय। राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। सेशन न्यायालय का न्यायाधीश उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। नहीं, सेशन न्यायालय का एक पीठासीन न्यायाधीश होगा जिसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय करेगा। और उच्च न्यायालय किसी अपर सेशन न्यायाधीश को भी सेशन न्यायाधीश की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकेगी। उच्च न्यायालय यदि किसी सेशन न्यायालय में लंबित कोई अति आवश्यक आवेदन जो सेशन न्यायालय के समक्ष लंबित है या जिस पर विचार किया जा रहा है और सेशन न्यायाधीश किसी कारणवश उपस्थित नहीं है, तो वहाँ अपर सेशन न्यायाधीश या अगर वो अनुपस्थित है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अगर वह भी अनुपस्थित है तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग नहीं, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनवाई कर सकेगा। सेशन खंड ऐसे स्थान या ऐसे क्षेत्र में बैठेगा जो उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा, परंतु यदि सेशन न्यायालय को पक्षकारों एवं साक्षियों की परीक्षा के लिए और उनकी सहूलियत के लिए ऐसा प्रतीत हो तो वह अपने सेशन के किसी भी ऐसे क्षेत्र में बैठ सकेगा और उसमें साक्षियों जो उनकी सहूलियत हो पक्षकारों की वहाँ वो बैठ सकता है। अभियोजन और उसके पक्षकारों को। हाँ, इसमें एक केस भी है जिसमें तिहाड़ जेल, तिहाड़ जेल में उसकी बैठक को विधानिक माना। ठीक, वेरी गुड। सेक्शन 9 और सेक्शन 9 किसका? CRPC। बताओ सेक्शन 9 CRPC के। सेम ही है। मैंने सोचा क्या बता, आप कुछ नया बता रहे हो, पता नहीं, मैंने सेम है, आप कह रहे हो भाई सेक्शन 9 अलग से होता है, नहीं क्या बता आपने कुछ ऐड वगैरह किया हो, मॉडिफिकेशन हो सकता है, संशोधन हो सकता है, संविधान में संशोधन होते हैं, CRPC में हो गए होंगे, कोई नहीं। अपन ने सेक्शन 8 BNSS पढ़ा, सेक्शन 9 CRPC है। अब सेक्शन 10 CRPC का है जो इसमें नहीं है, सहायक सेशन न्यायाधीश। हाँ, सहायक सेशन न्यायाधीश की नियुक्ति भी उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। ठीक है, ये सहायक सेशन न्यायाधीश BNSS में नहीं है। ठीक है, सहायक सेशन न्यायाधीश अगर मतलब सेशन न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकता है, सेशन न्यायाधीश सहायक सेशन न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकता है। इसकी नियुक्ति है वो उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। मोटा ये याद रखना है। अगर आप जेलों की तैयारी कर रहे हो तो आप डायरेक्ट देख सकते हो CRPC का, बाकी फिर अपन BNSS की तरफ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, BNSS का CRPC का सेक्शन 11 है, जो BNSS का सेक्शन 9 न्यायिक मजिस्ट्रेट। ठीक है, अभी जो सहायक सेशन न्यायाधीश होता है वो मजिस्ट्रेट से नियुक्त करेगी उच्च न्यायालय, मजिस्ट्रेट को वहाँ बैठाएगी। मतलब अभी ये पद इसमें BNSS में डिस्कशन नहीं किया गया है। अपर सेशन न्यायाधीश और सेशन न्यायाधीश तो किया गया है, लेकिन सहायक सेशन न्यायाधीश का डिस्कशन नहीं आता है। ठीक है, तो अपन ना मजिस्ट्रेट पढ़ेंगे तो प्रत्येक जिले में न्यायिक मजिस्ट्रेट उतनी संख्या में राज्य सरकार न्यायालय बनाएगी जितना उच्च न्यायालय से परामर्श करने के वजह उचित समझे। ठीक है, मतलब सेशन न्यायालय की स्थापना कौन कर रही है? राज्य सरकार। न्यायिक मजिस्ट्रेटों के जो न्यायालय है उसकी स्थापना भी कौन कर रही है? राज्य सरकार कर रही है। ठीक है, ये पावर राज्य सरकार का। लेकिन उसमें जो पीठासीन अधिकारी बैठेंगे, प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी जो न्यायिक मजिस्ट्रेट बैठेंगे, उसकी जो नियुक्ति है, जो पीठासीन अधिकारी है, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? उच्च न्यायालय द्वारा। तो नियुक्ति जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है ना, उसमें अपने को उच्च न्यायालय स्थापना, उच्च न्यायालय याद रखना है कि इसकी जो नियुक्ति हो रही है वो उच्च न्यायालय है, वो उच्च न्यायालय है। ठीक है, और अगर आप न्यायालय की स्थापना की बात करेंगे तो राज्य सरकार के पास पावर है। ठीक, आप लिख सकते हो उसको।
अब अपन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ऐसे सब इम्पोर्टेंट सेक्शन आ रहे हैं, ठीक है। सेशन न्यायालय का इम्पोर्टेंट सेक्शन है प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए, ठीक है। तो सेक्शन 8 BNSS का पढ़ा तो वो प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए अपन ने अभी तक तो मोटा मोटा समझ दे रहे हैं, आगे बढ़ते रहे, अभी अपने को डायरेक्ट भी साथ में लेके चलना काफी जरूरी है, ताकि क्या सब सेक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन से सब सेक्शन में ऐसा दे रखा है। हाँ, सब सेक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। सेशन न्यायालय वाले सेक्शन से तो सब सेक्शन से कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है, तो अपने को सब सेक्शन भी याद करके चलना जरूरी है। तो अपन इसको एक बार डायरेक्ट देखेंगे। कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, ठीक है। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर शैल बी एस्टेब्लिश as many courts of judicial magistrate of the first class and of the second class, and at such places as the state government may, after consultation with the high court by notification, specify, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट अथॉरिटी कौन है इसकी? वो है स्टेट गवर्नमेंट, हाँ। और परामर्श करेगी हाई कोर्ट से। जितना हाई कोर्ट से परामर्श करने के बाद उचित समझे वो नोटिफिकेशन निकाल के राज्य सरकार है वो इसकी स्थापना कर सकती है। स्थापना करने की पावर राज्य सरकार की। उच्च न्यायालय का परामर्श मानना राज्य सरकार का, हाँ, सेल वर्ड यूज लिया गया है यहाँ। नहीं करना जरूरी है, लेकिन मानना ऐसा कुछ है? ऐसा मानना, मानेगी तभी तो सेल लिया है ना यूज, सेल यूज लिया है तो इसका अर्थ है कि कंसल्टेशन जरूरी है। कंसल्टेशन कंपलसरी है, मानना ना मानना वो एक अलग बात है। नहीं सर, कई बार राज्य सरकार और जो न्यायालय के बीच में कभी वो खींचातानी होती रहती है, वो तो हर डिपार्टमेंट अलग होता है, उसमें तो खींचातानी चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। पर इसमें क्या है, सेल वर्ड यूज लिया है, मतलब कि मस्ट है आपको, मतलब कंपलसरी है इनके साथ परामर्श लेना, ठीक है। प्रत्येक जिले में प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों के इतने न्यायालय और ऐसे स्थानों में स्थापित किए जाएंगे जितने और जो राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, जो अपन पढ़ रहे हैं। इसमें प्रोविजो दे रखा है, प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट मे आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट, इसमें मे वर्ड यूज लिया है, मे आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट अगर कंसल्टेशन करने बाद क्या करेगी, establish for any local area one or more special court of judicial magistrate. State government have power to establishment of special court for a special area, first class or of the second class, to try any particular case or particular class of cases, and where any such special court is established, no other court of magistrate in the local area shall have jurisdiction to try any case or class of cases for the trial of which such special court of judicial magistrate has been established. अगर आपने अपन ने पहले भी पढ़ा था, कोई विशेष विधि है या स्थानीय विधि है वो हमेशा प्रिवेल करती है, ठीक। तो यहाँ पे भी सेम बात की है कि जो राज्य सरकार है उसके पास ये पावर है कि वो उच्च न्यायालय से परामर्श कर सकती है, और परामर्श करने के बाद विशेष न्यायालय की स्थापना करेगी। और अगर कोई विशेष न्यायालय बन जाता है, इस्टेब्लिश हो जाता है, तो फिर जो पहले कोई अगर मजिस्ट्रेट है या कोई न्यायालय है जो किसी जुरिडिक्शन का प्रयोग कर रहा था, क्षेत्राधिकार का प्रयोग, उसका वो क्षेत्राधिकार समाप्त हो जाएगा। अब वो जो क्षेत्राधिकार है वो विशेष न्यायालय के पास चला जाएगा, जो स्थापित किया है राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के परामर्श से। इसमें मे वर्ड यूज लिया है, मैंडेटरी नहीं है कि उससे आप सलाह लो, परामर्श लो हाईकोर्ट के पास, लेकिन ले सकेगी और ऑलमोस्ट लेती है क्योंकि न्यायिक मैटर है तो हाईकोर्ट ही, ठीक है, हाईकोर्ट से परामर्श लेनी कंपलसरी है। अब हिंदी में अपन ने देख लिया कि परंतु में राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के एक या अधिक विशेष न्यायालय किसी विशेष मामले, विशेष वर्ग के मामलों का विचारण करने के लिए स्थापित कर सकेगी। और जहां कोई ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया जाता है उस स्थानीय क्षेत्र में मजिस्ट्रेट के किसी अन्य न्यायालय को किसी ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों का विचारण करने की अधिकारिता नहीं होगी जिनके विचारण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट का ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया गया है, ठीक है। मान लो कोई मैटर है, जे बोर्ड सुन रहा है, ठीक है, तो वो उस बच्चों के लिए स्पेशल कोर्ट है, ठीक है।
अब वो जो बच्चों के रिलेटेड जो जेजे बोर्ड का जो क्षेत्राधिकार है उसके अंतर्गत कोई मैटर आ रहा है तो सिर्फ जेजे बोर्ड ही सुनेगा उसको, ठीक है। हाँ, मान लो पोक्सो है, विशेष अधिनियम। हाँ विशेष न्यायालय अगर कोई बन गया, पोक्सो के जो मैटर है वो सिर्फ पोक्सो कोर्ट ही सुनेगा, क्योंकि वो स्पेशल कोर्ट बन गया। तो जो साधारण न्यायालय थे जो वेरियस टाइप्स ऑफ जुरिडिक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो उन न्यायालय के पास से इसका क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया, अब वो स्पेशल कोर्ट की ओर ट्रांसफर हो गया। तो अब वो जो जितने भी मैटर आएंगे वो स्पेशल कोर्ट में चले जाएंगे, ठीक है। आपने देखा होगा कोई मतलब प्रत्येक जिले में एक पोक्सो कोर्ट बनी हुई है या SC ST की कोर्ट बनी हुई है, ठीक है। तो अगर कोई SC ST के रिलेटेड मैटर आता है, मान लो कोई यहाँ का अपना अजमेर के पास किशनगढ़ का कोई मैटर है, ठीक है, और उसकी SC ST कोर्ट बनी हुई है अजमेर में और किशनगढ़ में ADJ भी है और दूसरी कोर्टें भी है, लेकिन अगर कोई अपराधी है उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसको पेश किया जाएगा, वहाँ अजमेर लेके जाते हैं और उस SC ST कोर्ट में पोक्सो कोर्ट में पेश करते हैं। उसका एकमात्र रीजन यही है क्योंकि वो विशेष न्यायालय बन गया, विशेष न्यायालय बन गया तो उसको विशेष न्यायालय के समक्ष ही लाया जाएगा उस अपराधी को। और बाकी अगर नॉर्मल ऑफेंस होता है, चोरी वगैरह होता है, वही ऑफेंस है, उसको पहले किशनगढ़ की कोर्ट में पेश करेंगे, वहां के बाद में जो खारिज होगा तब मैटर वहां जाता है। बाकी पहले किशनगढ़ की कोर्ट जहां उस क्षेत्राधिकार में जहां वो व्यक्ति रहता है उस कोर्ट में उसको लेके जाएंगे। लेकिन अगर विशेष न्यायालय है पोक्सो तो इनको सीधा ही वहां किशनगढ़ की कोर्ट का कोई रोल नहीं होगा, सीधा उस स्पेशल कोर्ट पे लेके जाएंगे। आई बात समझ में? द प्रेसिडिंग ऑफिसर्स ऑफ सच कोर्ट्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट, ठीक। प्रेसिडिंग ऑफिसर है उसको अपॉइंट करने की पावर हाई कोर्ट में। अपन ने सेशन न्यायालय में भी जो प्रेसिडिंग ऑफिसर है उसको अपॉइंट करने की पावर हाई कोर्ट थी, इसमें भी प्रेसिडिंग ऑफिसर है, RJS है, RJS को नियुक्त करेगी हाई कोर्ट, ठीक है। ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। तो इसमें ये जो सबसेक्शन 2 है ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, सबसेक्शन पे स्पेशल क्वेश्चन आ सकता है कि जो हाई कोर्ट के पास कौन से प्रोविजन में ये पावर है कि वो न्यायिक मजिस्ट्रेट RJS की प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को नियुक्त करती है। तो पावर किसमें है? सेक्शन 9 के क्लॉज 2 में। क्लॉज भी पूछे जाएंगे 9(1) में, 9(2), 9(3) या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो 9(2) में इसकी पावर है, ठीक है। The High Court may, whenever it appears to it to be expedient or necessary, confer the powers of a judicial magistrate of the first class or of the second class on any member of the judicial service of the state functioning as a judge in a civil court. उच्च न्यायालय जब कभी उसे ये समीचीन या आवश्यक प्रतीत हो किसी सिविल न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत राज्य की न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकेगा। मतलब किसी भी मजिस्ट्रेट को जो एरिया में ACGM में या कुछ CJM कर रहा है उसको भी अगर हाईकोर्ट को सही लग रहा है तो वो प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियां उसको भी दे सकता है, ठीक है। कोई और भी नीचे कोई मजिस्ट्रेट कोर्ट है वैसे तो है नहीं, तो उनको भी ये पावर दी जा सकती है, ठीक है। अपने राजस्थान में सेकंड मजिस्ट्रेट नहीं है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट राजस्थान। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है। अब अपन जब RJS की प्रमोशन होता है ना वो CJM बनते हैं, CJM और ACGM सीधे CJM बन जाते हैं। CJM और ACGM सीधे ही बनेंगे और कैसे बनेंगे? नहीं, थोड़ा टाइम बाद में ACGM बनेंगे, ACGM बनने के बाद थोड़ा टाइम बाद CJM बन जाएंगे। अच्छा, अपर सेशन और सेशन। हाँ, सेशन नहीं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक। सेशन अलग होगा। हाँ, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। सर ये और सेशन कोर्ट जो जिले में होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, वही सेशन कोर्ट? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वो सिविल मैटर में अपनी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, और जो सेशन न्यायालय होता है वो क्रिमिनल मैटर में अपने जिला और सत्र क्षेत्राधिकार। न्यायालय लिखा होता है। हाँ, वही ना? वो जो जिला न्यायालय है जब वो जिला न्यायालय की तरफ फंक्शनिंग कर रहा है तो वो सिविल मैटर को सुनेगा, और वो सेशन न्यायालय की तरफ फंक्शनिंग कर रहा है तो वो क्रिमिनल मैटर को सुनता है, ठीक है। तो अपन जब अब ये जो सेक्शन 10 क्या कहता है, इसका सेक्शन 10 ये कहता है कि CJM और ACGM होगा, कितने होंगे? सेम जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनकी तरह ही है कि हाई कोर्ट से परामर्श करने के बाद कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट जितना जो राज्य सरकार उचित समझती है उतनी संख्या में CJM और ACGM के न्यायालय बनाएगी, और उनको जो नियुक्ति है वो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट में से प्रमोशन के माध्यम से दी जाती है,
ठीक है। आरजीएस बनेंगे, आरजीएस को एसीजीएम और सीजीएम बनाया जाता है। एसीजीएम और सीजीएम के लिए कोई अलग से एग्जाम नहीं होती, एडीजे और डीजे के लिए होती है, लेकिन एसीजीएम और सीजीएम के लिए नहीं होती है। आई बात समझ में? मतलब अपन जब आरजीएस बन जाएंगे तो अपने को ये भी पद मिलेगा। In every district, the High Court shall appoint a judicial magistrate of the first class to be the chief judicial magistrate. ठीक है। हाई कोर्ट के पास पावर है कि जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर सकती है। ठीक। द हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू बी एन एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड सच मजिस्ट्रेट shall have all or any of the powers of a chief judicial magistrate under the Sanhita or under any other law for the time being enforced as the High Court may direct. उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी, और इसका सेकंड सबसेक्शन ये कहता है कि उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगी, और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्समय पूर्वक किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी या कोई शक्तियां होगी जिसका उच्च न्यायालय निर्देश दे। मतलब कि जो सीजीएम के पास पावर है वो एसीजीएम के पास भी पावर होगी, वो सारी शक्तियां होगी जो हाई कोर्ट उसको डायरेक्ट करे। ठीक है। अगर इसमें कोई पावर दे रखी है तो भी वो पावर होगी, किसी अन्य लॉ में जो परवर्त विधि है उसमें अगर कोई शक्तियां दे रखी होगी सीजीएम को, अगर हाई कोर्ट निर्देश देती है तो वो एसीजीएम भी उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। आई बात समझ में? द हाई कोर्ट में डेजिग्नेट any judicial magistrate of the first class in any subdivision as the subdivisional judicial magistrate and relieve him of the responsibilities specified in this section as occasion requires. ये सबसेक्शन 3 है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इससे सबसेक्शन से क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है। सेक्शन से तो बनेगा, सब सेक्शन से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। उच्च न्यायालय जैसा अवसर अपेक्षित करे किसी उपखंड में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में प्रत्यय कर सकेगा और उसे इस धारा में विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व से मुक्त कर सकेगा। ठीक है। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में कब नियुक्त किया जा सकता है और कौन से क्लॉज में नियुक्त किया जाता है, तो सेक्शन 10 के क्लॉज 3 में। ठीक है। सब सेक्शन 3 में। आई बात समझ में? सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मतलब अभी ये बात कर रहा है कि जो आरजीएस रहेंगे, मान लो अपन आरजीएस बनेंगे तो अपन किसकी क्षेत्राधिकार में, अपन किसके अंडर रहेंगे? सीजीएम के अंडर रहेंगे। सीजीएम के साधारण नियंत्रण के अंतर्गत रहते हुए जिला न्यायालय और हाईकोर्ट के अपन अंडर रहेंगे, पर सीजीएम के भी अपन अंडर रहेंगे। ठीक है। अगर आरजीएस बनते तो अपन सीजीएम के भी अंडर रहेंगे। सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, every subdivisional judicial magistrate shall also have the exercise such powers of supervision and control over the work of the judicial magistrate other than additional chief judicial magistrate in the subdivision as the high court may by general or special order specify in the this behalf. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए प्रत्येक उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड में न्यायिक मजिस्ट्रेट मतलब अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न के काम पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की ऐसी शक्तियां भी होगी और वह उनका प्रयोग करेगा जो उच्च न्यायालय साधारण और विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त भी निर्दिष्ट करे। ठीक है। अब क्या है कि ये जो सेक्शन 10 के बाद सेक्शन जो 34-35 तक चलेंगे ये सब बोरिंग टाइप प्रोविजन है, मतलब इनकी भाषा अपने को बोरिंग टाइप लगेगी, इसमें कोई अपनी रोचक बातें करने में नहीं है। फिर जैसे ही गिरफ्तारी आ जाएगी फिर अपन अपनी बातों में ही उनको समझ सकते हैं। लेकिन अब ये इस्टेब्लिशमेंट को तो अपन सीजीएम को तो अपनी भाषा में तो क्या कह सकते हैं, सीजीएम है तो वो तो सीजीएम ही रहेगा, उसकी स्थापना हो रही है तो वो स्थापना ही होगी। ठीक है। उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट, उपखंड का न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है। मान लो कि अपना आपका कौन सा अवकाश हो, डूंगरपुर में आसपुर तहसील, मान लो आसपुर में एसीजीएम, सीजीएम, एसीजीएम बैठते हैं, आरजीएस बैठते हैं। ठीक है। तो एसीजीएम और आरजीएस के ऊपर एक उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट कि भाई ये जो आसपुर के अंतर्गत कोई भी मैटर होगा ना उसकी अधिकारिता सारी इसके पास होगी। उसकी जो कोर्टें हैं ना आसपुर में, मतलब एक जो कस्बा होता है ना उसमें 2-4 कोर्टें होती है। जो बड़ा कस्बा होता है ना, जैसे हमारा भीमाल कस्बा है, हमारा जालौर में बड़ा कस्बा है, उसमें एसीजीएम भी बैठता है, आरजीएस भी बैठता है।
ठीक है, एडीजे भी बैठते हैं। तो उस उपखंड के ऊपर जो उपखंड है उसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट जो आरजेएस एसीजीएम वगैरह जो बैठते हैं, आरजेएस 1 बैठते हैं, 2 बैठते हैं, अलग अलग तरीके से बैठते हैं। तो वो दो आरजेएस बैठेंगे, एसीजीएम बैठेंगे, वो किसके अंदर रहेंगे, कंट्रोल किसका रहेगा उसके ऊपर, उसके लिए उस उपखंड के ऊपर कंट्रोल, जो न्यायालय है उपखंड का उसके ऊपर कंट्रोल कौन से न्यायाधीश का रहेगा, उसको निर्देश ये हाईकोर्ट देगी कि भाई आपका ये कंट्रोल रहेगा इन पे। मान लो देवी सिंह जी जज हैं, आप जज हो, ये भैया जज है, ये भैया जज है, तो इन जो ये जजेज है कि भाई 5-7 जजेज हैं या 20 जजेज है, तो इनके ऊपर कंट्रोल किसका रहेगा। मान लो कि देवी सिंह जी का कंट्रोल है, मान लो आपको कंट्रोल दे दिया जाए कि भाई इस पे कंट्रोल आपका रहेगा, तो जो जितने भी जजेज होंगे वो आपके डायरेक्शन फॉलो करेंगे, आपका कंट्रोल रहेगा उन पे, उनकी जो कार्य प्रणाली होगी वो निर्धारण आप करोगे उसका। समझ में आई बात? अब बात समझ में आई? उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या होता है? एसडीएम नहीं होता, उपखंड का न्यायिक मजिस्ट्रेट अलग होता है, वो सिर्फ उपखंड मजिस्ट्रेट होता है एसडीएम। ठीक है, अब विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अपन पढ़ेंगे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ नहीं, चीफ तो पढ़ लिया मैं, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट पढ़ेंगे। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट में अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है या हाई कोर्ट को कहती है कि भैया ये हमारी सेवा में या तो रहे हैं सरकार की सेवा में या हैं, उनको कुछ टाइम के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना दो, तो हाई कोर्ट उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना सकती है। ठीक है, पर वो टाइम कितना होगा, 1 वर्ष, 1 वर्ष से अधिक स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, 1 वर्ष के लिए हाई कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे, उनके निर्देशों पे, किसी भी जो उनकी सेवा सरकार की सेवा में या तो रहा है या है वर्तमान में, उसको 1 वर्ष के लिए स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। मोटा मोटा ये सेक्शन ये कहता है। बैरेक्ट क्या है, तो हाई कोर्ट में इफ रिक्वेस्टेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट so to do confer upon any person who holds or has held any post under the government all or any of the powers conferred or conferable by or under this Samhita on a judicial magistrate of the first class or of the judicial magistrate second class in the respect to particular cases or to particular classes of cases in any local area, provided that no such power shall be conferred on a person unless the possess such qualification or experience in relation to legal affairs as the High Court may by rules specify. ठीक है, यदि केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय से ऐसा करने के लिए अनुरोध किया जाए, रिक्वेस्ट की जाए, प्लीज यार आप ऐसा कर लो। ठीक है, डायरेक्शन तो नहीं दे सकती सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो न्यायालय को डायरेक्शन नहीं दे सकती, लेकिन रिक्वेस्ट कर सकती है, अनुरोध कर सकती है। तो वो किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसे कोई पद धारण किया है पहले में, किसी स्थानीय क्षेत्र में विशिष्ट मामलों, विशिष्ट वर्ग के मामलों के संबंध में प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा इसके अधीन प्रदत्त की गई सभी या कोई शक्तियां प्रदत्त कर सकता है। मतलब जो आरजेएस के पास पावर होगी, जो प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के पास पावर होगी, वो पावर उस मजिस्ट्रेट को दी जा सकती है 1 साल के लिए। किसी विशेष मामले में विशेष क्षेत्रों के लिए जब हाईकोर्ट को जो भारत सरकार है या राजस्थान सरकार है ये एक अनुरोध करती है कि आप ये मैटर जो है इसमें इन भाई साहब जो हमारे अधिकारी साहब हैं इनको नॉलेज है काफ़ी, इन्होंने लॉ भी की हुई है, सारा जो क्वालिफिकेशन है वो पूरा करते हैं, इनको 12 महीने के लिए आप इस मैटर को जज बना दीजिए, तो हाई कोर्ट बना सकते हैं। और जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो पावर का प्रयोग करता है वो पावर उसको दी जा सकती है। ठीक है, और 1 साल हुआ, ये जो टाइम पीरियड है इसको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितने समय के लिए नियुक्त किया जाता है, तो 1 साल के लिए, 1 वर्ष से अनधिक का अर्थ है सिर्फ 1 वर्ष के लिए। ठीक, provided that no such power shall be conferred on a person unless the possess such qualification or experience in the relation to legal affairs as the High Court may by rules specify। परंतु ऐसी कोई शक्ति ऐसे किसी व्यक्ति को प्रदत्त नहीं की जाएगी जब तक उसके पास विधिक मामलों के संबंध में ऐसी अहर्ता अनुभव नहीं है तो उच्च न्यायालय नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे। जो अपन ने पहले देखा कि उसके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। जो आरजीएस मान लो अगर राजस्थान सरकार
कह रही है कि भाई साहब ये आरएएस है या ये आईएएस है, इनको 12 महीने के लिए आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस मामले के लिए बना दो। हाई कोर्ट जो आरजेएस के लिए चाहिए, अब क्या चाहिए आरजेएस के लिए, लॉ की डिग्री होनी चाहिए, बार में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो सारा उनके पास होगा भाई साहब के पास, तभी नियुक्त किया जा सकता है, बाकी नियुक्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, बाकी पहले क्या होता था कि अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो आप आरजेएस बन सकते थे। ठीक है, तो वो भाई साहब भी बन सकते थे अधिकारी साहब, अगर उनके पास लॉ की डिग्री है। तो प्रोवाइजर्स में यही दे रखा है। अब इसका परंतु इसका कोई मतलब नहीं रहा। मतलब तो रह सकता है, नहीं भी रहा, ऐसा 3 भी साल का मान सकते एक्सपीरियंस हैं। कहाँ से लाएंगे फिर वो? कंटिन्यू अगर प्रैक्टिसिंग मांग रहे हैं वो तो अभी रूल्स आएंगे। अगर उसमें अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस यूज लिया है वर्ड कि भाई आप लगातार 3 साल प्रैक्टिस कर रहे हो, तब तो वो भाई साहब नहीं बन पाएंगे आरजेएस। लेकिन अगर 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है तो आप 12 महीने 2 साल 3 साल कोर्ट गए हो, तो आप 1-1 साल का आपके पास वो सर्टिफिकेट है कि भाई अपन ने 12 महीने यहाँ प्रैक्टिस की, 12 महीने ये की, 12 महीने ये की, तो 3 साल हो गए। अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं है तो ये अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस है तो आप एडवोकेसी के साथ दूसरी जॉब नहीं कर सकते। तो वो आप आईएएस और आरएएस का जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनने का सपना धरा का धरा रह गया। ठीक है, अगर ऐसा है तो उनका ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट सपना पूरा नहीं हो सकता। आई बात समझ लो। Such magistrate shall be called special judicial magistrate and shall be appointed for such term not exceeding 1 year at a time as the High Court may by general or special order direct। ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे और एक समय में 1 वर्ष से अधिक की इतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे जो उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्देशित है। ठीक है सर, यहाँ जो वर्ड यूज किया वह किसी व्यक्ति को तो आईएएस और एसडीएम होना जरूरी है, कोई भी सामान्य कोई मतलब अधिकारी होना चाहिए, अधिकारी होना चाहिए। मतलब कि भाई सरकार की सेवा यूज की है, मतलब नौकरी कोई भी हो सकती है। वो आईएएस और एसडीएम तो मैंने मतलब ऐसे ही आपको उदाहरण देने के लिए बोला कि वो अच्छी पोस्ट है। हाँ, सरकारी सेवा में वो होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अपन बेरोजगार व्यक्ति को लाके कि भैया इसको बना जाए तो नहीं बना सकते आप। तो सरकार की सेवा में होना चाहिए। सरकार की सेवा रही, वकील तो बनते ही है जज यार, वो तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं, डीपी वगैरह है। हाँ तो वो सर उनको बनाया जा सकता है। हाँ, लोकसभा ऑफिस सरकार की सेवा में है ना, तो 12 महीने के लिए जज बनाया जा सकता है उनको। एपीपी पीपी उनके लिए तो यूज हो जाएगा, ये काम में आ जाएगा। लेकिन जो एडवोकेसी के अदर है ना, उनके लिए ये प्रोविजन काम नहीं आएगा। बात समझ में आई? एपीपी पीपी है वो तो कर ही रहे हैं प्रैक्टिस, उनकी तो कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग होगी, वो तो बन सकते हैं जज। ठीक है, 1 साल के लिए स्पेशल मजिस्ट्रेट। लेकिन जो दूसरे पेशेवर, मान लो मास्टर भी है, तो मास्टर भी एक सरकारी सेवा है, टीचर भी एक सरकारी सेवा है, तो गुरुदेव भी नहीं बन सकेंगे जज, बाकी सर भी बन सके। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी सेवा है वो भाई, इसमें कोई अधिकारी या ऐसी कोई कैटेगरी यूज नहीं ली है, इसमें सरकार की सेवा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी सरकारी की सेवा है, उसको भी अगर राजस्थान सरकार और भारत सरकार चाहे तो 1 साल के लिए जज बनाया जा सकता है विशेष मामलों में, अगर उसके पास लॉ की डिग्री है तो। लेकिन अब 3 साल प्रैक्टिस से तो अब नहीं मिल पाएंगे। मतलब ये 3 साल प्रैक्टिस ने अपने ही सपनों को नहीं तोड़ा, कई लोगों के सपनों को तोड़ा है। कई लोग पीछे रह गए। अपन तो बनेंगे 3 साल बाद, पर कई लोग पीछे रह गए। अब क्या पता, सूर्यकांत जी आए हैं चीफ जुडिशियल, हाँ सीजीआई बने हैं कल, उम्मीद कर सकते हैं रिव्यू पिटीशन लगी हुई है, अब सुनवाई हो जाए, क्या पता हट जाए तो जीवन सुधर जाए। नहीं, 1 साल हो जाए, एक टाइम 1 साल हो जाए, हाँ ये हो सकता है। टाइम बढ़ जाए ना तो सर क्लासों का टाइम बढ़ जाएगा, क्लासेस का टाइम बढ़ जाएगा तो क्लासेस फिर खींचनी पड़ेगी। फिर तो फिर सिलेबस इतना बड़ा महासागर है सिलेबस का, फिर तो ऐसे धीरे धीरे पढ़ने से कहाँ पार पड़ेगी। फिर तो तनाटेदार एक क्लास में 10-10 सेक्शन, तब जाके डबल। हाँ, तब जाके सिलेबस कवर होगा आरजेएस का। तो जम्मू छोड़ देगा। 2 वहाँ 2 यहाँ। देखो यार, कुछ बड़ा अगर सोच के आए अपन, कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आराम तो त्यागना पड़ेगा। अगर आरजेएस बनना है, मान लो सीजीआई साहब है, इनके सामने शर्मा जी है, इन्होंने कल एक जजमेंट दिया है कि एक पहले कोई फौजी थे जो ईसाई थे, ठीक है, उन्होंने वहाँ जो इन फौजियों में कुछ होता होगा मंदिर में प्रेयर वगैरह, तो मंदिर में जाने से मना कर दिया था उन्होंने। तो कल उनको फिर हटा दिया था फौज ने कि भाई आप हमारे ऑफिसर और हमारे रूल्स नहीं मानोगे। अब मान लो आप मेरे ही स्टूडेंट हो और मेरे ही कोचिंग के रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो रेस्ट्रिक्ट हो जाओगे, सीधी बात है। तो ऐसे ही मान लो कि भाई फौजी हो आप, फौज के रूल्स नहीं मानोगे तो क्या काम आपका, ठीक है। तो उनको हटा दिया था।
फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने उनका जो हटाने का जो फैसला था उसको सही ठहराया था, उसको ऑब्जेक्शन किया था इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में। तो सीजेआई साहब कल नए नए बने थे, क्या पता गवई साहब होते तो कुछ अलग हो सकता था। हर जज कुछ अलग सोचता है, अपना माइंड जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है। सीजेआई साहब की जब कल बेंच थी, उन्होंने इसको फैसला सही ठहराया। चाहे ईसाई हो चाहे मुस्लिम हो, अगर मंदिर जाने का आपका रूल्स बना हुआ है, वो प्रार्थना सभा होती है आपके फौजियों में, तो आपका जाना ही पड़ेगा, मस्ट है वहाँ मंदिर जाना, उसमें आपका धर्म आड़े नहीं आना चाहिए। ईसाई साहब को हटा दिया, तो क्या पता पॉजिटिव फैसला और आ जाए अपने लिए। तो उम्मीद कर सकते हैं अपन थोड़ी बहुत रिलीफ मिल जाए, मान लो 12 महीने कर दे, हाँ तो या फिर ऐसा कर दे कि भाई जिन्होंने जो अभी लॉ का पास आउट हुए हैं, ये जो फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हैं 3 ईयर प्रैक्टिस आने से पहले, और जिन जुडिशियल बनने का सपना, इसमें लोग तभी आते हैं जब आरजेएस या जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनने का सपना लेके आते हैं, तो फर्स्ट ईयर जो 3 साल काट के बाद में अप्लाई करेंगे हम इस रूल्स को, ऐसा भी दे दे तो भी काफी रिलीफ मिल जाए, 3-4 वैकेंसी अपने को मिल जाए। देखो क्या होता है। हाँ, जो एडमिशन ले लिया है, हाँ, जिन्होंने भाई साहब जो 3 ईयर, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ कि भाई मान लो अपन लॉ में क्यों आए, भाई अपना तो सीधा सा टारगेट था आरजेएस बनना, एडवोकेसी अपना तो टारगेट नहीं था, ठीक है। और भी कई, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन वकील चलना बहुत मुश्किल काम होता है, काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, तो अपन फर्स्ट जनरेशन और सिंपल परिवार से आते हैं, तो अपन जुडिशियल मजिस्ट्रेट का सपना लेके आते हैं कि अपन जज बनेंगे भाई साहब, ठीक है। और जब ये 3 ईयर प्रैक्टिस रूल आया तो कई लोग वो परेशान हुए होंगे, तो फर्स्ट ईयर में जो पिछले साल से थे तो उनके लिए 3 साल बाद इसको अप्लाई करेंगे हम, ताकि क्या है कि उनको पता चल जाए, और फिर नए एडमिशन लेंगे, उनको तो पता है 3 साल प्रैक्टिस है ही, तो वो तो उसको देख के ही आएंगे, वो तो सोच के ही आएंगे, पर इसको 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। ये उस रिव्यू पिटीशन में भी इस मुद्दे को उठाया गया है। अच्छा, हाँ, रिव्यू पिटीशन में भी उठाया है उस मुद्दे को, ठीक है। क्या पता रिव्यू गवई साहब ने नहीं सुनी तो अच्छी बात है, शायद उस बेंच का रिव्यू वही सुनते हैं जिनके जो उस बेंच का हिस्सा हो, सूर्यकांत जी होंगे तो शायद सुनेंगे, तो बढ़िया हो सकता है अपने लिए थोड़ी बहुत पॉजिटिव। देखो क्या होता है, उम्मीद में दुनिया का है, मैं तो अपनी देखे हुए। सेक्शन 12 देखेंगे अपन, लोकल जुरिडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता क्या होगी, ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। Subject to the control of the High Court, the Chief Judicial Magistrate may, from time to time, define the local limits of the areas within which the magistrates appointed under Section 9 or under Section 11 may exercise all or any of the powers with which they may respectively by invested under this संहिता। उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित कर सकेगा जिनके भीतर धारा 9 या धारा 11 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट उन सभी शक्तियों का या उनमें से किन्हीं का प्रयोग कर सकेंगे जो इस संहिता के अधीन कर्मश उनमें विनिहित है। मतलब कि सीजेएम जो धारा 9 और 11 में मजिस्ट्रेट बन रहे हैं उनके क्षेत्राधिकार का निर्धारण करेगा। धारा 9 और 11 में कौन से मजिस्ट्रेट बनते हैं, बिना देखे बताओ आप, अपन ने पढ़ा है धारा 9 और 11 में बीएनएसएस धारा 9 में तो सेशन खंड वाले सेशन बनता है, कब बन गया सेशन? सेक्शन 8 में बनता है, सेशन सेक्शन 7 में बनता है सेशन न्यायालय, तो न्यायिक मजिस्ट्रेटों का न्यायालय बनता है धारा 9 में। धारा 8 तो अपन ने कल ही पढ़ी है, सेशन न्यायालय, हाँ सेक्शन 8 में सेशन न्यायालय है, 7 में प्रादेशिक खंड है, 8 में सेशन न्यायालय है, तो 9 और 11 में, 9 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय बनते हैं, 11 में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनते हैं, 10 में कौन से बनते हैं? 10 सीजीएम, हाँ सीजीएम और सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो जो सीजीएम और एसीजीएम के अलावा जो मजिस्ट्रेट है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, इनके लिए क्षेत्राधिकार का नियंत्रण उच्च न्यायालय के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए उच्च न्यायालय के डायरेक्शन को फॉलो करते हुए सीजीएम तय करेगा, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे होल्ड इट्स सिटिंग एट एनी प्लेस विद इन द लोकल एरिया फॉर विच इट इज एस्टेब्लिश्ड, परंतु विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर जिसके लिए वो स्थापित किया गया है किसी स्थान में अपनी बैठक कर सकेगा, ठीक है। Except as otherwise provided by such definition, the jurisdiction and power of every such magistrate shall extend throughout the district। ऐसे प्रीनिश्चय द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय
प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार जिले में सर्वत्र होगा। ठीक है सर ये मतलब कि आप आरजेएस बनते हो, आप आरजेएस बन गए और आप जयपुर में पोस्टेड हो, आप आपके डूंगरपुर में जाके रॉब नहीं दिखा सकते। आप आरजेएस सिर्फ जयपुर के लिए हो, आपके पास जो आरजेएस की पावर है वो सिर्फ जयपुर के लिए है। आप डूंगरपुर में जाके पुलिस वालों को ये नहीं कह सकते कि मैं जज हूँ भाई साहब मेरे को वीआईपी ट्रीटमेंट दो। वो एक जज का जो वादा देख के दे दे वो उनकी भलाई है, बाकी आप एक पावर की तरह इसको नहीं मांग सकते। आप सिर्फ उस डिस्ट्रिक्ट में ही हो आरजेएस, डिस्ट्रिक्ट पूरा होगा क्षेत्र अधिकारी उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में आरजेएस हो, क्षेत्र नहीं। अगर आप जयपुर की किसी भी कोर्ट में लगे हुए हो तो जयपुर का जितना, जयपुर की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या सेशन कोर्ट है उसका जितना जुरिडिक्शन होगा उसके अंतर्गत आप आरजेएस हो। आप जज साहब हो, जो जज साहब को फैसिलिटी मिलती है वो सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। लेकिन आप जयपुर से बाहर जाके मांग रहे हो फैसिलिटी, वो अगर आपकी वैल्यू है, मतलब पुलिस वाले सोच रहे हैं यार जज साहब है, कभी वहां आया तो कभी यहाँ पे भी तो आ सकता है, फालतू परेशान करेगा, तो वो दे सकते हैं, वो एक अलग बात है। ठीक है, वो उनकी भलाई है। बाकी आप मांग नहीं सकते तो यार मैं जज और आना पड़ेगा, 2-4 थाने की गाड़ियां जाके चलाओ और मैं चलूंगा, ऐसा आप नहीं मांग सकते। ठीक है क्यों यार, ऐसा भी है, वो आप जयपुर में मांग सकते हो। ठीक है सर। ठीक है सर ये मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के परामर्श से किसके लिए करेंगे क्षेत्राधिकार? आरजेएस के लिए, अच्छा, निचले प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के लिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के लिए और स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। वही तो मैं पूछ रहा था, जो धारा 9 और 11 में बनते हैं ना उन्हीं के लिए करेंगे। धारा 9 और 11 में यही बनते हैं, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। आई बात समझ? ठीक है सर। Where the local jurisdiction of a magistrate appointed under section 9 or section 11 extend to an area beyond the district in which he ordinarily holds court, any reference in this Sanhita to the court of session or chief judicial magistrate shall in relation to such magistrate throughout the area within his local jurisdiction be construed unless the context otherwise requires as a reference to the court of session or chief judicial magistrate as the case may be exercising jurisdiction in relation to the said district। जहां धारा 9 या धारा 11 के अधीन नियुक्त किसी मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिताओं का विस्तार किसी उस जिले के जिसमें वो मामूली तौर पर न्यायालय की बैठक करता है बाहर किसी क्षेत्र तक है, वहां इस संहिता में सेशन न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति किसी निर्देश का ऐसे मजिस्ट्रेट के संबंध में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वो अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर संपूर्ण क्षेत्र में उक्त जिला के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले इधर श्री सेशन न्यायालय और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश। ठीक है, ये बात अपन ने समझ ली। अब अपन बीएनएसएस को एक छोटा सेक्शन इसको कर लेते हैं। सेक्शन 13 रिक्वेस्ट आपसे कहे सर, थोड़ा परामर्श करता है कि हमारा यूं निवेदन है सर, बीएनएस जैसे अभी हमारा माइंड बन गया है तो सर आगे वाली क्लास में कोई बीएनएस की करे और अगले दिन ओनली लिमिटेशन करे फिर वापस बीएनएस करे सर, ऐसा कुछ हो सकता है? मेरे को हिसाब से ऐसे दोनों साथ में चलेंगे तो ठीक रहेगा सर। अभी जैसे हमारे बने नहीं जैसा आप कहोगे, लेकिन हमारा तो खाली सकता है। काउ को सर क्या भेजा है 37 पेज इसका, तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं फिर बीएनएसएस कंटिन्यू करते हैं। सर वो इससे मुझे मतलब ऐसा लगा अभी जो हमारा बैकग्राउंड बना ना 1 घंटे क्लास में, ये ज़्यादा नहीं होगा तो कल नहीं सीधी क्लास परसों लिमिटेशन है बीच में। देखो सर ठीक है बात देव सिंह जी। स्लो डाउन, फोन में स्लो डाउन, स्क्रीन डाउन करने के लिए बंद कर दो वीडियो भी, बंद कर दो ना, वापस स्टार्ट करें। अच्छा एनआई एक्ट के मेरे को